सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का नया टॉपिक, जो कि पहला टॉपिक है इसका लीनियर मोमेंटम, जिसको हम क्लास नाइन्थ तक सिंपली मोमेंटम भी कहते थे। मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम एक ही बात होती है। यानी कि अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उस टाइम पे उसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं। यानी कि मोमेंटम स्ट्रेट लाइन में चलने वाले मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और जब कोई रोटेट करेगी तो उस टाइम पे जो उसका मोमेंटम होगा उसको रोटेशनल मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, है ना। तो लीनियर मोमेंटम अब क्या चीज़ है इसको देखते हैं। देखिए, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। यानी कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो मोशन में होने के कारण उसके पास एक क्वांटिटी आ जाती है, उस क्वांटिटी को ही बोलते हैं क्या, लीनियर मोमेंटम। अब वो क्वांटिटी होती क्या है देखिए, यानी कि वो क्वांटिटी क्या चीज़ होती है देखिए, हम कहेंगे मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसको मैं कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे समझिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पर्सन है और यहाँ पर कोई एक दूसरा पर्सन है। मान लीजिए ये पर्सन है सुमित और ये पर्सन है श्याम। ओके, अब देखिए, जो सुमित है, सुमित के हाथ पे क्रिकेट की बॉल है। ओके, एक क्रिकेट की बॉल है। अब ये सुमित क्या करता है, यहाँ पर से इस क्रिकेट की बॉल को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से श्याम की तरफ को थ्रो करता है। ठीक है, बहुत ही हल्के स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर बहुत ज़्यादा, या 5 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसने क्या किया, इसको हिट किया, इस क्रिकेट की बॉल से इसको हिट किया। तो हिट करने के बाद देखो इसके पास कुछ मास है, इस बॉल के पास कुछ मास है, मान लो 200 ग्राम कहते हैं तो 0.2 kg कह दिया मैंने, और वेलोसिटी उसकी 5 होगी, तो यानी कि उसके बाद टोटल मोमेंटम हो गया 1 का, है ना। 1 के पास टोटल उसका मोमेंटम हो गया। मोमेंटम की यूनिट अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, बस मैं आपको यहाँ पर अभी मोमेंटम समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ, सुमित ने क्या किया, जो ये क्रिकेट की बॉल थी, इस क्रिकेट की बॉल को बहुत जोर से थ्रो किया श्याम की तरफ को, तो क्या हुआ देखो, मास तो उस बॉल का सेम ही है, चाहे वो धीरे थ्रो करे या फास्ट थ्रो करे। उसकी क्या बढ़ा दी उसने, वेलोसिटी। क्या बढ़ा दी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बढ़ाने से क्या हुआ देखिए, मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया देखो, मोमेंटम इक्वल टू मास तो उसका सेम ही है 0.2, लेकिन मोमेंटम मैंने कहा कि उसका मान लो उसने 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड कर दी, तो देखिए 10 का मोमेंटम हो गया, है ना। यानी कि उसका मोमेंटम बढ़ चुका है। तो होगा क्या, जब वो सुमित बहुत तेज स्पीड से क्रिकेट की बॉल को थ्रो कर रहा है तो श्याम का वहां पर सर भी फूट सकता है उतनी तेज बॉल से। तो क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि उस बॉल के पास एक एनर्जी आ चुकी है। अब वो एनर्जी आई कहाँ से, वो एनर्जी आई वेलोसिटी की वजह से। यानी कि जितनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी होगा उतनी उसकी उसकी जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उस चीज़ का मोमेंटम भी उतना ज़्यादा बढ़ते रहेगा। तो कहने का मतलब है मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा, वेलोसिटी पे। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम। फिर से देखिए, अब इसी का थोड़ा सा एक दूसरी तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। अब मैंने कहा कि जो सुमित है, सुमित के हाथ पे इस बार जो ये बॉल है, ये बॉल एक बार पहले तो क्रिकेट की बॉल थी, क्रिकेट की बॉल को उसने 0.2 की स्पीड, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका तो 1 का मोमेंटम आया। अब मैंने कहा कि सुमित के हाथ में जो बॉल है, इस बॉल को क्रिकेट की बॉल से रिप्लेस करके मैंने एक आयरन की बॉल बना दी, बिल्कुल भारी, 5 kg की, है ना। तब उसका मोमेंटम देखते हैं। अब देखते हैं उसका मोमेंटम कितना आता है। तो वेट उसका हो गया 5 kg, और स्पीड अभी मैं उसकी सेम रख रहा हूँ, 5, बहुत ही कम स्पीड रख रहा हूँ। तो मोमेंटम कितना आ गया, 25, बहुत हाई मोमेंटम, बहुत ज़्यादा मोमेंटम। तो देखिए कुल मिला के क्या हो रहा, किसी चीज़ का जो मोमेंटम होता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है मास पर और एक डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। एक भी क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो उस चीज़ का मोमेंटम हो जाएगा हाई। एक भी चीज़ का अगर मोमेंटम हाई, सॉरी, एक भी चीज़ का अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी या मास ज़्यादा होगा या वेलोसिटी कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम हो जाएगा हाई। मोमेंटम को शो करते हैं पी से। तो कुल मिला के अब देखिए इसके कुछ और एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे हमने देखा हो कि जो मार्शल आर्ट वाले होते हैं, स्पेशली चाइना वाले या जापानीज जो होते हैं, वो मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपके पास एक ये ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर एक ईंट रखते हैं इस तरह से, है ना। अब उनके हाथ होते हैं बहुत ही पतले जैसे, यानी कि उनके हाथ का जो मास है, मास बहुत ही ज़्यादा कम है ना। लेकिन जो चाइना वाला होता है वो क्या करता है कि इस ईंट को इतनी जोर से मारता है, कि वो ईंट के टुकड़े कर देता है, यहाँ पर ईंट के टुकड़े कर देता है। तो उसने क्या किया, उसने अपने हाथ का मोमेंटम बढ़ाया है, मोमेंटम को इंक्रीज किया है, मोमेंटम को क्या किया है,
इंक्रीज। कैसे इंक्रीज किया? मास तो उसका कम है, उसने अपने हाथ की वेलोसिटी बहुत बढ़ा दी है, क्योंकि मोमेंटम को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो वेलोसिटी बढ़ाओ या फिर मास बढ़ाओ। तो मास तो उनके हाथ में कम ही होगा, मास तो जनरली होता ही कम है हर किसी के हाथ में। तो उनने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दी, और वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि उसने इस ईंट को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत थी उतनी एनर्जी उसने अपने हाथ से प्रोड्यूस कर ली। तो इसी चीज़ को बोलते हैं मोमेंटम। अब वहीं पर देखिए, मान लेते हैं अब हमारे पास चाइना वालों के बराबर स्पीड नहीं है, या देखो स्पीड से तो तुम भी मार सकते हो उसको, लेकिन तुम्हारा हाथ भी टूट सकता है ना, हमारे हाथ उस लेवल से मजबूत नहीं होते हैं, है ना। तो अब क्या किया, हमने क्या किया कि हमको ईंट को तोड़ना है, लेकिन हमारे हाथ तो हैं कमज़ोर, चाइना वालों की तरह उतने मजबूत नहीं है, और इतनी वेलोसिटी से हम मार नहीं सकते हैं, हाथ ही टूट जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बहुत भारी सा पत्थर लाया जो इस ईंट से भी दुगना तिगुना वेट का है, और उससे इसके ऊपर मार दिया कम वेलोसिटी से, तो तब भी ये ब्रेक हो जाएगा। तो हमने कैसे ब्रेक किया उसको, हमने बढ़ाया मास, है ना, हमने बढ़ाया मास, तभी जाके ब्रेक हो सकता है। कहने का मतलब है मोमेंटम को इंक्रीज करने के लिए दो चीजें हैं, या तो मास को बढ़ाओ या तो वेलोसिटी को बढ़ाओ। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आया, पी इक्वल टू एम वी, पी इक्वल टू एम वी, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये होता है हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला। अब इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, उसके बाद अब चलो देखते हैं इसकी यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए एम क्या है यहाँ पर, मास, मास की यूनिट होती है केजी, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। कैसे, वेलोसिटी इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में, तो मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मास और वेलोसिटी दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मोमेंटम की यूनिट क्या आ जाएगी, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, यानी कि क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकेंड, या इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, या सेकेंड को ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखने के लिए इसकी पावर -1 करनी पड़ेगी। तो ये क्या चीज़ है, ये है इसकी यूनिट, यूनिट ऑफ मोमेंटम। सो स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और लेते हैं। देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया, P इक्वल टू एम इंटू वी। अब देखिए क्योंकि मास तो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये स्केलर होती है, लेकिन जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या चीज़ होती है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेलोसिटी के वेक्टर क्वांटिटी होने से आपका मोमेंटम भी क्या हो जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, सॉरी मोमेंटम क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो स्केलर क्यों नहीं आता है, ऐसा भी हो सकता है कई लोगों का सवाल। जैसे देखिए बच्चों, मैंने कहा कि आपके पास आर एक वेक्टर है, अब इस आर वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वेक्टर तो आर ही, ये तो वेक्टर ही रहेगा ना, 2 तो एक कांस्टेंट है, 2 एक नंबर है खाली। तो ऐसे ये मास एज ए नंबर बिहेव करता है यहाँ पर, एज ए नंबर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई होता है तो, क्योंकि मास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू स्केलर होती है, मास के पास कोई डायरेक्शन है नहीं। तो अगर किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वेक्टर ही आता है, यहाँ पर कोई वेक्टर प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिंपली एक स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कुल मिला के आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखिए बहुत ही ईजी सा लॉ है, जो कि आपका इनर्शिया पे डिपेंड करता है ना। इनर्शिया हमने क्या पढ़ा था, इनर्शिया हमने पढ़ा था 4 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रोटेशन। बस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बोलता है और कुछ नहीं है, स्पेशल कुछ भी नहीं है। क्या बोलता है देखिए, एवरी बॉडी कंटिन्यूज in its state of rest or uniform motion along a straight line unless it is act upon some external force to change the state। मतलब जो जैसे कि इनर्शिया का हमने क्या कहा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है। डायरेक्शन मोशन वाले में क्या कहता है, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो मोशन पे रहने की कोशिश करती है। सेम न्यूटन भी क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी जिस भी स्टेट में है, चाहे वो रेस्ट में है या फिर मोशन पे है, तो वो अपने ही मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को दोनों को कंबाइन करके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दे दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, शायद इसको तो ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्लास 9th में आप पढ़ते हुए आते हो। अब देखते हैं बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वो है आपका फोर्स। आप कहोगे फोर्स तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है ना, फोर्स बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो हम इसको पढ़ने के वाले क्यों है, क्योंकि फोर्स से ही रिलेटेड ये पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें बहुत सारा फोर्स का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए फोर्स क्या होता है, सिंपल फोर्स आपने पढ़ा है, पुश और पुल क्या होता है, किसी चीज़ को पुश और पुल करना फोर्स कहलाता है।
और जब हम उसके मोशन को यानी कि उसके स्टेट को चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स पुश किया तो इसकी स्टेट चेंज होगी, ये रेस्ट में था तो ये मोशन में आ गया, है ना। तो इसको सिंपली क्या कर देते हैं, फोर्स कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स सिंपली पुश और पुल को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, है ना। तो और अगर पुश और पुल करने से उसके स्टेट को हमने चेंज कर दिया तो उसको बोलते हैं फोर्स, जिसकी सिंपली ऐसा यूनिट क्या होती है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देना हूँ पुश और पुल, पुश और पुल को बोलते हैं फोर्स, ठीक है। और जब हम उसकी क्या करेंगे, स्टेट को चेंज कर देंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा बच्चों, इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अब देखिए हमारे नेचर में कुछ कॉमन टाइप के फोर्स मिलते हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। और अब यहाँ पर से आपका 11th का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर का, क्योंकि अभी तक तो ये सारी की सारी चीज़ें 9th की आ रही थी, है ना। अब यहाँ पर से आ जाएगा तुम्हारा कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स या कॉमन फोर्सेस इन नेचर, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, क्योंकि ये पूरा अभी तक आपकी मैकेनिक्स ही चल रही है, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट आपका जो फोर्स यहाँ पर आता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं वेट। फर्स्ट फोर्स जो आपका आता है यहाँ पर वो होता है वेट। जैसे वेट, वेट क्या चीज़ होती है, देखो जैसे आप लोग वेट करने जाते हो ना अपना, किसी का 50 kg, किसी का 60 kg, 55 kg, 45 kg, तो वेट है। अब वेट क्या चीज़ होता है, देखो वेट एक हिसाब से हमारा फोर्स है, वेट एक हिसाब से हमारा क्या है, फोर्स है। तो फोर्स कहाँ की डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक सरफेस पे खड़े हो इस तरह से, है ना, आप इस सरफेस पे खड़े हो इस तरह से, तो अब वेट की देखिए आपका कुछ मास है, आपके पास क्या है, कुछ मास है, मास, और नीचे को आपको जो है अर्थ खींच रही है। जब अर्थ खींच रही तो अर्थ किस फोर्स से खींच रही, किस एक्सेलरेशन से खींच रही, जी से। तो आपका फोर्स कितना हो, आपका वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को यहाँ पर रख देंगे, सॉरी इस एक्सेलरेशन को यहाँ पर रख देंगे जी, इस एक्सेलरेशन को यहाँ पर रख देंगे जी। तो आपका फोर्स आपका वेट कितना आ जाएगा, एम जी। देखिए फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, वेट होता है एक फोर्स, वेट होता है एक फोर्स, और वो वेट फोर्स कब कहलाता है, यानी कि जो ये फोर्स होता है वो वेट कब कहलाता है, ये स्पेशली कहलाता है विद इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यानी कि जब भी ग्रेविटी किसी चीज़ को खींचती है तो उसी को बोलते हैं वेट, ठीक है। तो हमारे पास जैसे फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम का, क्लास 9th में भी पढ़ रखा है ना। तो मास तो सब चीज़ का कांस्टेंट है, यानी कि मास तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जो चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर ए की जगह पर क्या लग जाएगा, जी, क्योंकि ए और जी एक ही चीज़ है। ए को कहते हैं एक्सेलरेशन और जी को भी क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। बस ये एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जब ग्रेविटी किसी चीज़ को खींचती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो जो यहाँ पर एफ है, यही एफ यहाँ पर क्या बन जाता है, वेट। ये एफ यहाँ पर क्या बन जाता है, वेट। तो बच्चों अब दो चीज़ें आ रही, देखिए एक आ रहा मास और एक आ रहा है वेट। तो मास क्या चीज़ होती है, मास होता है हमेशा कांस्टेंट, और वेट क्या होता है, वेट करता है वेरी, वेट होता है वेरिएबल। देखिए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा समझिए। फॉर एग्जांपल आपका कुछ भी वेट हो, 50 kg, 60 kg, कुछ भी वेट है, मान लेते हैं 50 kg किसी पर्सन का वेट है, ठीक है। जब वो वेइंग मशीन के पास गया तो उसका वेट था 50 kg। अब बात करते हैं मास क्या चीज़ होती है। उसके बॉडी में मान लो कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मान लेते हैं उसके बॉडी में 1000 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। वैसे तो मॉलिक्यूल बिलियंस ऑफ बिलियंस होते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि उसके बॉडी में 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। अब 1000 मॉलिक्यूल हैं, तो अगर वो मून पे जाए तो उसके बॉडी में 1000 मॉलिक्यूल ही रहेंगे, कम ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहे, है ना। अगर वो सन पे जा रहा तो उसके बॉडी में अगेन 1000 मॉलिक्यूल ही रहेंगे। मान लेते हैं सन के पास बर्निंग कैपेसिटी नहीं है, थोड़ी देर के लिए बुझा हुआ सन है, या वो किसी और प्लेनेट पे जाता है, या अर्थ पे ही हमारा वो मून पोल्स और इक्वेटर पे जाता है, तो कहने का मतलब उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसकी बॉडी में कम ज़्यादा नहीं हो रहे। तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से ही इसका क्या बना हुआ है, मास। यानी कि वो कहीं भी जाए उसके बॉडी में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जितना उसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है वो उतना ही रहेगा। तो मास उसका कभी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी चेंज नहीं हो रहे। उसने जितना स्पेस घेर के रखा है, जितना उसने वॉल्यूम लेके रखा है इस कमरे के अंदर, उतना ही उसका रहेगा। वो छोटा बड़ा मोटा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो उसी चीज को बोलते हैं मास, और मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन अब क्या होगा, देखो वेट कैसे चेंज होगा जरा समझते हैं। मान लेते हैं उसका मास है 50 kg, ठीक है। अब वो जैसे जी उसके पास जो है, अर्थ में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जी को मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं उस चीज़ का वेट निकालूं, अर्थ पे किसी चीज़ का मास था 50 kg
उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था 10, तो मैंने कहा कि उसका वेट कितना होगा, जो कि होता है mg, तो 50 इंटू 10 यानी कि 500 न्यूटन उसका क्या हो जाएगा, वेट। उस चीज़ का क्या हो जाएगा, 500 न्यूटन वेट हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब देखिए, फिर से देखिए, उसी पर्सन का मास मैंने कहा कि 50 kg है, लेकिन अब वो गया मून पे, मून पे मान लो जो है जी की वैल्यू जो होती है मून के लिए, ये अर्थ की बात करते हैं, मून की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर 2.3 या 2 मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, है ना, हमको बस समझने से मतलब है थोड़ी देर के लिए। वहाँ पर अर्थ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो है 2, तो इसका जो वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 2, जो कि आपका हो जाएगा 100 न्यूटन। तो कहने का मतलब है, देखिए उसका वेट कैसे वेरी कर रहा है, देखिए वेट यहाँ पर है 500 और यहाँ पर है 100। कहने का मतलब है मून पे जाए तो उसका वेट अलग, अर्थ पे रहे तो उसका वेट अलग, सन पे जाए तो उसका वेट अलग। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, अगर किसी चीज़ का मान लो 1 चम्मच चीनी ली तुमने, है ना, तुमने 1 टीस्पून चीनी ली, है ना, तो उसका यहाँ पर वेट देखा आपने, है ना, तो उसका वेट कुछ है, कुछ ग्राम है मान लेते हैं, 5 ग्राम या इस तरह से 5 ग्राम मान लेते हैं, है ना, उसका मास 5 ग्राम था, तो उसका वेट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 5, है ना, 5 उसका वेट मान लेते हैं। तो अब अगर उसी चीज़ को, उसी चम्मच चीनी को, उतनी चम्मच चीनी के बराबर हम उसको सन पे ले जाएं, तो सोचो उस 1 चम्मच चीनी का वहाँ पर वेट कितना हो जाएगा। उस 1 चम्मच चीनी का वहाँ पर वेट एक हाथी से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एक हाथी से भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जी की वैल्यू होती है ना सन के लिए, वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो इस जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होने की वजह से उसका वेट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सोचो 1 चम्मच चीनी का वेट सन पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पर जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। कुल मिला के वेट किस पे डिपेंड करता है हमारा, वेट डिपेंड करता है हमारे जी पे, क्योंकि मास तो सबका एक जैसा है, मास तो सब जगह उस पर्सन का एक जैसा है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा मास जितना यहाँ है, मैं पोल पे जाऊँ या इक्वेटर पे जाऊँ या सन पे जाऊँ या मून पे जाऊँ, वो एम तो सेम रहना है, बस जी वहाँ पर चेंज होते जा रहा, जी वहाँ पर चेंज होते जा रहा, तो उस जी के चेंज होने की वजह से मेरा वेट वहाँ जगह जगह के हिसाब से चेंज होते रहेगा। कुल मिला के वेट वेरिएबल है, यानी कि चेंज होते रहता है, मास कांस्टेंट है, मास कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो फिर से देखिए, मास है हमारा स्केलर, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वेट हमारा वेक्टर। अब इस वेट की डायरेक्शन कहाँ को है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे तुम यहां पर खड़े हो, ठीक है, तुम यहां पर खड़े हो, तो जो इसकी डायरेक्शन होती है वेट की, हमेशा होती है जी की तरफ को, यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ को या उस प्लेनेट के सेंटर की तरफ को। तो उसके पास कुछ डायरेक्शन है, तो इसलिए वेट हमारा एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है। ओके,